यमन के हूती से इजराइल सबसे ज़्यादा परेशान है ही, और इजराइल को सबसे ज़्यादा नुकसान हो ही रहा है, लेकिन साथ में इजिप्ट भी बचा नहीं है। आर्थिक नुकसान पूरी टेरिटरी में इजराइल या इजराइल के जुल्म के खिलाफ खामोश रहने वालों के साथ जो हो रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण इजिप्शियन इकनॉमी के ऊपर देखने को मिला है। जिस तरह से रेड सी में जो मूवमेंट्स हैं जहाज़ों का, वो लाइफ लाइन है, ऑक्सीजन है, इजराइल हो, इजिप्ट हो, तमाम मुल्कों के लिए। लेकिन हूती ने उस सब को जो रिस्ट्रिक्शंस लगा के काम किया है, और जो हूथीज़ के हमले हुए हैं, उससे इजिप्ट की इकनॉमी हिल गई है। इजराइल को तो नुकसान वो हुआ है कि इजराइल, आपको हैरानी होगी कि यमन की तरफ से जो आज अपना प्रेस रिलीज जारी की गई है, जो बयान जारी किया गया है, उसमें ये कहा है कि इजरायली जहाज़ ये ना समझें कि वो री रजिस्ट्रेशन और झंडा बदलने के बाद बच जाएंगे। हमें सब मालूम है, हम उनका वो हाल करने वाले हैं कि वो खुद याद रखेंगे। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले इजिप्शियन इकनॉमी को लेकर जो बात चल रही है उस पर चलते हैं। और रुकिएगा, बड़ी सारी चीज़ें हुई हैं। ईरान के डर से कि इजराइल का बहुत बड़ा कमांडर जो है, उसको शेल्टर में छुपा के कड़ी सुरक्षा में इजराइल ने रखा हुआ है कि वो मार नहीं दिया जाए। और ऐसे भी बहुत सी ऐसी चीज़ें और भी हैं। कुछ चीज़ें यहाँ भी हुई हैं, ताजमहल से जुड़ी हुई हैं, वो भी आपको ज़रा मैं चर्चा में लाना चाहता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक ईरानियन कपल के साथ जो ताजमहल के पास किया है, वो ज़रूर सुनिएगा। लेकिन पहले इजिप्शियन इकनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा है हूती हमलों से। इजिप्ट रिपोर्ट्स $6 बिलियन लॉस फ्रॉम हूती अटैक्स। 6 बिलियन का लॉस रिपोर्ट किया है इजिप्ट ने। $6 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। $6 बिलियन, $6 बिलियन का नुकसान होना मतलब आर्थिक तौर के ऊपर उस देश की इकोनॉमी का हिल जाना। इजिप्ट के को जिस तरह से नुकसान हुआ है, हूतीज़ के हमले जो रेड सी में जारी हुए हैं, चल रहे हैं, उससे $6 बिलियन का नुकसान है, जिसको रिपोर्ट किया है इजिप्ट ने। तो जो रेजिस्टेंस है वो बहुत भारी पड़ रहा है इन तमाम इजराइल या इजरायली समर्थकों के लिए। मैं जो आपसे चर्चा कर रहा था, प्रेस टीवी ने उसको लिखा भी है कि यमनी फोर्सेस ने जो बयान जारी किया अपने प्रवक्ता के जरिए, यमन ने साफ तौर के ऊपर कहा है कि यमनी फोर्सेस जो हैं, यमनी सेना जो है, यमनी सैनिक जो हैं, वो निरंतर अपना हमले जारी रखेंगे। जितनी भी इजरायली लिंक्ड शिप्स के ऊपर हमले हैं, भले ही उनके मालिकाना राइट्स बदल जाएं। और ये बहुत डिटेल में कहा है यमन ने अपने बयान में कि हम जानते हैं कि अगर इजरायली जहाज़ों का रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे के नाम किया गया या फर्जी नामों से चलाया गया या किसी को बेची गई, तब भी हम हमलों को नहीं रोकेंगे। हमले निरंतर होते रहेंगे। कुछ भी हो जाए, इजराइल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आपको डिटेल में बयान पढ़ना है तो आप ये पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। इसमें इन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा है कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो है, उसने इनको कंफर्म किया है कि बहुत सारे इजरायली जहाज़ जो हैं वो अपने एसेट्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अपनी जो जहाज़ है उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरों की ओनरशिप के नाम पे, ताकि वो इजीली मूव कर सके, यमन उनको रोके नहीं। लेकिन यमन का कहना है कि हमारे पास सारी जानकारी है, किसने किसके पास ट्रांसफ़र किया है, किसी को भी ट्रांसफ़र करो, किसी का भी झंडा लगाओ, हम हमले करेंगे और हम जानते हैं तुम्हारे जहाज़ कौन से हैं। तो ये साफ तौर के ऊपर उन्होंने बोल दिया। और अंसारुल्लाह जो यमन की तरफ से बात करते हैं, उनकी तरफ से ये भी आया है कि यूएस ने उनसे अनुमति मांगी थी अपने एक जो रॉकेट्स, मिसाइल्स हैं, जो हथियार बंद जहाज़ हैं, उनको निकलने देने की रेड सी से। लेकिन साफ तौर के ऊपर अंसारुल्लाह ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये वीडियो है उसका, आप इसको सुन सकते हैं। थोड़ा सा बात यही कही जा रही है। American hegemony in the region, and it is historically known that neighboring countries are subject to this hegemony, and we believe that they may join any aggression against Yemen as they did in previous years with American support. अंसारुल्लाह ने साफ तौर के ऊपर यमन से जितने भी यमन के रेड सी में से जो जहाज़ निकालने की यूएस की अनुमति मांगना था, उसको सिरे से खारिज कर दिया है कि हम अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फ़ायदा उसका इजराइल को पहुंचेगा और वो गाज़ा के खिलाफ काम में भी आएगा। तो हमले भी बहुत सारे हैं। लगभग 60 रॉकेट्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं लेबनान की तरफ से, जो 4 ड्रोन्स पहले ही लॉन्च किए गए थे। तो इसके बाद ऐसे ही बड़ा हंगामा सा है और बड़ी चीज़ें हैं कि ये साफ तौर के ऊपर एक संदेश है ईरानियन और अरब सोर्सेस को अगर आप माने तो। ईरान ने ये संदेश भेजा है कई देशों को उसी रीजन में कि इजराइल, द रिस्पॉन्स टू इजराइल
कि इसराइल के जो जवाब हम देंगे वो इस बार और लीथल होगा और घातक होगा और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। मिसाइल्स को ट्रांसपोर्ट होते हुए भी देखा गया है। तबरिज़ बैलिस्टिक मिसाइल की जो साइट है ईरान में उस तरफ, तो कुछ और बड़े हमले की तैयारी भी है। बड़ा विषय ये है कि ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं, ये सब चीज़ें करने को दूसरे देश मजबूर क्यों हैं। आप सोचिए 1 साल तक की तबाही, सब सिर्फ बोलते गए इसराइल को रोकने के लिए, लेकिन इसराइल नहीं रोका। नरसंहार का 1 साल, इसके बाद अगर ईरान या लेबनान की तरफ से या यमन की तरफ से कुछ भी बात हो रही है, चाइना कुछ कह रहा है, तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार साफ तौर के ऊपर इसराइल है और कोई नहीं है। मैंने आपको वही बताया था कि कैसे एक बड़ा अधिकारी है इसका, इसराइल की सेना का, IDF का, और उसको नेवेटिम बेस जो है सबसे बड़ी इसराइल की एयर बेस, उस पे कहीं प्रोटेक्शन में छुपा के बंद करके रखा गया है कि उसके ऊपर एक एसेसिनेशन का, उसको मारने का हमला जो था वो फेल हुआ और उसके बाद से ही इसराइल ने उसको कड़ी सुरक्षा के अंदर छुपाया हुआ है। अगर आपको देखना है तस्वीर आप देख सकते हैं, ये सामने है। तो ये है वो इसराइल का सबसे बड़ा सैन्य अधिकारियों में से एक जिसको इसराइल बचाना चाहता है और किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता है। तो आप खुद सोचिए कि क्या हाल है। मैंने एक बात आपसे कही थी, मुझे इस वीडियो में शामिल करना इसलिए है कि कोई अगर कोई सोचे तो रील बना के ज़रा इसमें थोड़ा सा काट के आगे ज़रूर बढ़ाए। महत्वपूर्ण यह है कि सनक जो है संघी मानसिकता के, अजरंगी बजरंगी मानसिकता के लोगों की, वो हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बदनाम करने पर तुली है। कुछ संघी नफरतबाजों ने, एक ईरानियन टूरिस्ट थे जो ताजमहल देखने आए थे, एक कपल थे, पति पत्नी थे, उनको बहुत मारा पीटा क्योंकि उन्होंने एक दरगाह जो है ईस्ट गेट ताजमहल का, आगरा में ताजमहल के ईस्ट गेट के पास एक दरगाह है, उसको मस्जिद समझ के वहाँ नमाज पढ़ ली थी। अब दरगाह पे नमाज पढ़ना जो था वो अपराध हो गया उन संघी गुंडों की नज़र में। उन्होंने मारना पीटना शुरू किया और ये कहा कि पुलिस के पास ले गए तो पुलिस ने कहा कि आप ही इनको एक माफ़ीनामा लिख के दे दीजिए। ये नहीं कि पुलिस जो है वो इसके ऊपर काम करती कि भाई तुमने गलती करी क्यों, ईरानियन टूरिस्ट को मारा क्यों। यहाँ तक कि वो ये कह रहे थे कि भाई जो दरगाह का दरवाज़ा था वो खुला हुआ था, कोई भी नहीं था अंदर, और तो हमने नमाज़ पढ़ी वहाँ पे, कुछ लोगों ने हमें रोका और उसके बाद से जो है वो सबके सामने है। तो आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये अतिथि देवो भव है या कुछ और है। मोदी सरकार की नज़रों में, योगी सरकार की नज़रों में ये बड़ा विषय है। यहाँ तक कि पुलिस को उनकी मदद करनी चाहिए थी, पुलिस उनकी मदद की बजाय उनसे ही कह गई कि आप तो माफ़ीनामा लिख के बात ख़त्म कर दीजिए। क्या हम इसलिए जाने जाते हैं या क्या है? इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा ताकि लोग जागरूक ज़रूर हों। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।